हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, नीट यूजी की काउंसलिंग आपकी कल से स्टार्ट होने जा रही है एमसीसी की 20 जुलाई 2023 से। तो ये काउंसलिंग एक्टिविटी 20 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और ये पूरे जुलाई के मंथ में चलेगी, अगस्त के मंथ में चलेगी और सितंबर के लास्ट में जाके ये काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फिनिश होगी। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं, शेड्यूल आ चुके हैं, काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं इस साल। जो हर साल के जो लास्ट ईयर के जो पैटर्न्स है उससे इस साल में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं छोटे मोटे। तो देखते हैं आज के सेशन में ये समझने की कोशिश करेंगे जो भी स्टूडेंट्स इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग होती है एमसीसी की, जिसके अंदर हमारे सारे इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 15% सीटें पार्टिसिपेट करेंगी, एम्स की सीटें पार्टिसिपेट करेंगी, जिपमर की सीटें पार्टिसिपेट करेंगी, डीयू की काउंसलिंग होगी, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चों की यहाँ पे काउंसलिंग होगी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज वालों का रजिस्ट्रेशन होगा, बीएससी नर्सिंग की अलॉटमेंट होंगे, यहाँ पे आईपी वार्ड की काउंसलिंग होगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंडिया में जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिलहाल 55 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, उन सभी की काउंसलिंग होगी और सभी की मोटा मोटा यहाँ पे 4 राउंड की काउंसलिंग कराएंगे एमसीसी इस बार डीजीएसएस। और चारों मोड की जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन मोड के ऊपर होगी, फिजिकल काउंसलिंग कहीं पे भी नहीं है। पहला नियम ये है हमारा कि स्टूडेंट्स को कहीं पे ऑफलाइन मोड पे कहीं पे जाना नहीं है, कोई एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड पे करना नहीं है, चाहे राउंड फर्स्ट के अंदर, राउंड 2 के अंदर, राउंड 3 के अंदर या राउंड 4 के अंदर, जिसको स्टे राउंड के अंदर बोलते हैं। आपने चारों राउंड के अंदर नए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे। अगर आप चाहो तो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करो, आप चाहो तो सेकंड में करो, आप चाहो तो थर्ड में करो और आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप फोर्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन करो और सारे आपके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मोड पे ही होंगे। और जितनी भी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ होंगी उसकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो भी हमारा ऑनलाइन मोड पे ही होगा। फिजिकल हमको किसी भी कॉलेज के सामने अपेयर नहीं होना है। यूजली देखा जाए लास्ट ईयर 2022 तक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं, ये ऑनलाइन मोड पे होता था। लेकिन जो लास्ट का राउंड होता था, जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी बोलते थे या इंस्टीट्यूशनल राउंड भी बोला जाता था, बिकॉज उसको इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट करवाते थे, इस बार वो भी राउंड की काउंसलिंग एमसीसी खुद ही कर रही है, अलॉटमेंट वो खुद ही दे रही है, वहाँ पे कॉलेज से उन्होंने राइट ले लिया है। अब थोड़े से चेंजेस पहले हम बात करेंगे, उसके बाद फिर ब्रीफ में एंटर करेंगे कि देखेंगे स्टूडेंट्स के पास क्या क्या ऑप्शंस है, कैसे वो चॉइस एंट्री कर सकते हैं, कब वो फिर एग्जिट निकाल सकते हैं, कौन से राउंड तक वो बेस्ट सीट के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन नए रूल्स के अकॉर्डिंग कि इस काउंसलिंग और इन नियम के अकॉर्डिंग जो है हम बेस्ट आउटपुट निकाल सकें अपनी इस काउंसलिंग से। इस बच्चे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्कोर के ऊपर, वो सब भी हम थोड़ा सा इंटरनल पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले जो बेसिक चेंज हुआ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हम सभी को पता है कि जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर 85% सीट मैनेजमेंट कोटा की होती हैं और 15% सीटें एनआरआई कोटा की होती हैं। तो और आपका इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमदर्द मेडिकल कॉलेज दिल्ली और यन्नापारा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर जो कि कर्नाटका के अंदर आता है, ये 2 मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज हैं और एक सुमनदीप विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज वडोदरा गुजरात का, वो आपका जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है। तो यूजुअली हर साल 3 राउंड की काउंसलिंग कराने के बाद फोर्थ राउंड में जो भी एम्प्टी सीट्स होती थी उनकी काउंसलिंग इंडिविजुअल कॉलेज बेसिस पे होते थे। जैसे डीवाई पाटिल की काउंसलिंग डीवाई पाटिल खुद करवाता था, मणिपाल की काउंसलिंग मणिपाल खुद करवाता था, रामाचंद्रा की काउंसलिंग रामाचंद्रा खुद कराता था, मौलाना अम्बाला की काउंसलिंग मौलाना अम्बाला खुद कराता था। यानी कि हर बच्चों को अपनी जितनी भी बची हुई सीटें होती थी, गवर्नमेंट बोलती थी कि अगर 5 सीटें बची तो 10 गुना बच्चे आप बुला लीजिए, यानी कि इंटू 50 स्टूडेंट्स को आप इनरोलमेंट करा के अपने कैंपस में बुलाइए और अलॉटमेंट दीजिए। इस बार से वो राइट एमसीसी ने उनसे ले लिया है, डीजीएसएस ने ले लिया है और बोला है कि लास्ट राउंड की भी काउंसलिंग हम करेंगे। तो ये जो एनआरआई की सीटें या माइनॉरिटीज़ की जो सीटें हैं वो राउंड 3 में ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। राउंड फर्स्ट में जो अभी बच्चे कल रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिन्होंने एनआरआई कैटेगरी चेंज का ऑप्शन आ गया है, होपफुली ज़्यादातर बच्चों ने अपनी कैटेगरी चेंज के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए होंगे, जो उन्होंने नहीं किया वो गिवन टाइम से पहले काइंडली कर लें, मेल आईडी के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट भेज दें। तो राउंड 1 के अंदर आप अगर माइनॉरिटी से काउंसलिंग कर रहे हैं तो माइनॉरिटी से सीट मिलेगी, एनआरआई से काउंसलिंग करें एनआरआई से सीट मिलेगी, मैनेजमेंट से काउंसलिंग कर रहे हैं तो मैनेजमेंट से सीट मिलेगी। यही फंडा हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर द राउंड नंबर 2। वहाँ पे भी आपको सारी कैटेगरीज के अंदर से सीटें मिलेंगी। राउंड 3 में उसने बोला है कि जब अगर बच्चे एनआरआई के हैं वो एप्लीकेशन एनआरआई से डाल सकते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी या जैन माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं तो वो अपनी माइनॉरिटीज़ के अंदर से काउंसलिंग डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये बच्चे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इन केस जैन माइनॉरिटी का बच्चे ने एप्लीकेशन नहीं डाली और जैन माइनॉरिटी के कॉलेज के अंदर सीट बची है, तो दैट सीट विल बी कन्वर्टेड टू अ नॉर्मल सीट एंड दैट विल बी
अलॉटेड टू अ नॉर्मल स्टूडेंट, यानी थर्ड राउंड से ही ऑटोमेटिक कैटेगरी चेंज का भी ऑप्शन आ जाएगा। यही एनआरआई में होगा। सपोज कर लिए कोई मेडिकल कॉलेज है, फॉर एग्जांपल काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज, ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहेगा ऐसे स्टूडेंट्स का। जैसे सपोज कर लिए काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है जेएसएस मैसूर, केली बेलगावी मेडिकल कॉलेज, मणिपाल मेडिकल कॉलेज, हमदर्द मेडिकल कॉलेज। अब इसमें एनआरआई कोटा की सीटें फिल नहीं हुई, डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज, व्हाट्सएवर जितने भी मेडिकल कॉलेज है, इसमें एनआरआई कोटा की सीट फिल नहीं हुई बिकॉज फीसेस हाई हैं। तो थर्ड राउंड के अंदर अगर किसी बच्चे के ने इसके अंदर नॉर्मल सीट से भी अप्लाई करके रखा है, एनआरआई वाला बच्चा नहीं है, तो ये सीट उसको मिल जाएगी जिसका स्कोर ज़्यादा होगा। ये काफ़ी अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, जिससे स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी जगह पे हमको पता है कि लास्ट राउंड में कॉलेजेस थोड़ा सा मैनिपुलेशन चलता था, लेकिन अब ये काफ़ी नीट और क्लीन आपका अलॉटमेंट होगा इसमें, और इसका सारा बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स को। और फोर्थ राउंड के अंदर भी जो भी वेकेंट सीट है, जो चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो, एमसीसी उसको अलॉट करेगा। तो एमसीसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी काउंसलिंग है, शॉर्ट में हम ये समझते हैं कि पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई भी इसको कहीं से भी बैठ के काउंसलिंग कर सकता है। एक अच्छी काउंसलिंग की आपको रिक्वायरमेंट है। एमसीसी ने इस काउंसलिंग में क्या जिम्मेदारियां ली हैं और क्या जिम्मेदारियों से उसने पर्दा कर लिया है जिसको उसने नहीं लिया है। एमसीसी ने बोला है कि हम यहाँ पे सिर्फ ड्यूटी ले रहे हैं कि काउंसलिंग कराने का। सीट मैट्रिक्स आपके सामने हम डिस्प्ले करेंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ सीट इन ईच एंड एवरी कॉलेजेस क्या है। इस सीट मैट्रिक्स को देखने के बाद आप चॉइस फिलिंग करिए, उसके बाद डाटा प्रोसेस होगा, रिजल्ट आएगा और ज्वाइनिंग होगा। हमारी ड्यूटी है जो भी नए न्यूज़ आते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, सीट मैट्रिक्स आती है, उसको आपके सामने डिस्प्ले करना, आपकी चॉइसेस को कलेक्ट करके प्रोसेस करके आपको रिजल्ट दिखा देना और उसके बाद ज्वाइनिंग कर लेना। किसी भी कॉलेज की फ़ीस के लिए कितने साल का कोर्स है, क्या सर्विस बॉन्ड है उसके अंदर कोई एप्लीकेबल है, क्या सीट लिविंग बॉन्ड है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके लिए एमसीसी कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। इवन फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज और फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट और द पेरेंट्स दैट दे हैव टू क्रॉस चेक द ट्यूशन फीस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द कॉलेज, और दे कैन डायरेक्टली कॉल टू द कॉलेज इन ऑर्डर टू नो द सेम इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि जितने भी बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं वो सभी जो है अपनी कॉलेज से ही ट्यूशन फीस की और बाकी सब चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करें। वो जानकारी देने की जिम्मेदारी एमसीसी की नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है काउंसलिंग में, तो उसको अगर कोई अपील करनी है, कोर्ट केस करना है, तो वो दिल्ली जुडिशरी से वो केस कर सकता है। और ईएसआईसी की जो काउंसलिंग होगी वो एमसीसी करेगा। एमसीसी ने ये भी बोल दिया है कि जो सेंट्रल पूल की जो आईपी पूल कोटा की जो सीट्स होती हैं उसका अलॉटमेंट एमसीसी नहीं करेगा, उसमें एमसीसी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और अदर मिनिस्ट्रीज के अंदर आती हैं, उसके अलॉटमेंट वो खुद देखेंगे, एमसीसी इसका अलॉटमेंट नहीं करेगा। एमसीसी ने ये भी डिक्लेरेशन दे दिया कि एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के भी बेसिक रजिस्ट्रेशन करके हम आगे डिटेल से आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज वाले डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देंगे, और उसके अलॉटमेंट का जो भी प्रोसेस है वो एएफएमसी की वेबसाइट के ऊपर होगा। तो जो भी उसके रिस्ट्रिक्शंस है उसने बता दिया। तो यहाँ पे हमें एमसीसी का दायरा देख लिया कि व्हाट इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एमसीसी। यहाँ पे इस काउंसलिंग के अंदर आपको एमसीसी की जब वेबसाइट पे आप विजिट करोगे mcc.nic.in, तो जो भी सेक्शन के अंदर आप काउंसलिंग कर रहे हो सारी बीडीएस की सीट्स भी यहाँ पे दिखाई देंगी, एमबीबीएस की भी सीट आएंगी, एम्स की, जिपमर की, एएमयू की, बीएचयू की, अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली की, आरएमएल की, सफदरगंज की, दिल्ली कोटा की, डीम्ड की, सारे गवर्नमेंट की 15% की सारी सीट डिस्प्ले होंगी। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट से करना हो। जो पहले वो काउंसलिंग की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका कीवर्ड है, उसको संभाल के रखना है। पूरे 2 से 3 महीने तक आपके पास ये चेंज होना नहीं चाहिए। आपके पास एमसीसी कोई अलग से मैसेज नहीं भेजेगी इंडिविजुअल आपको बताने के लिए। जो भी चीज़, जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो पब्लिकली आएंगे, वेबसाइट से आपको बने रहना है और वहाँ पे देखना है। आप अपने स्कोर के अनुसार जो भी चॉइस फिलिंग दोगे उसी को वो प्रोसेस करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको अलॉटमेंट मिल सकता है तो काउंसलिंग से आपको अलॉटमेंट मिलेगा और ज्वाइनिंग होगी। तो उसने अपनी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डिस्कस कर दी है कि उसका काम सिर्फ सीट मैट्रिक्स शेयर करना है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारे पास, वो देख लो आप, और उसके बाद जो भी आपको चॉइस फिलिंग करनी है वो चॉइस फिलिंग करके सबमिट कर दिए। आपकी चॉइसेस के बेस पे ही हम सीट को अलॉट करेंगे। तो यहाँ पे इस काउंसलिंग में स्टूडेंट को मल्टीपल वर्क करना है, अलग अलग बच्चे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। 720 वाला बच्चा भी इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और 137 वाला बच्चा भी इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। जिस बच्चे का जैसा स्कोर होगा, जैसी ऑल इंडिया रैंक होगी, उस नेचर से वो उसकी अपनी चॉइस प्रेफरेंस लगाएगा।
तो वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एमसीसी हमको वहां पे सिलेक्शन करना है कि अगर आप ईएसआईसी वाले हो तो आपने ईएसआईसी को सेलेक्ट किया, अगर आप डीयू की नेटिविटी रखते हो, दिल्ली की नेटिविटी रखते हो, 11-12 दिल्ली से करके रखा है, तो वहाँ की भी आपके स्टेट कोटा की भी काउंसलिंग यहीं पे होगी, साथ में ऑल इंडिया कोटा की भी काउंसलिंग होगी, तो वो चीज़ आपको सिलेक्ट करके रखनी है। ओपन सीट आपको सिलेक्ट करके रखना है। रिजर्वेशन सिस्टम्स का भी क्लियर कर दिया है कि केवल ईडब्ल्यूएस 10%, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 27%, एससी कैटेगरी के लिए 15%, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% और पीएच कैंडिडेट के लिए 5%। यही 5 कैटेगरी के रिजर्वेशन यहाँ पे मिलते हैं इस काउंसलिंग के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड का रिजर्वेशन होता है, फ्रीडम फाइटर का होता है, सैनिक का रिजर्वेशन होता है, और भी रीजनल NT1 NT2 ये सब अलग अलग रिजर्वेशन होते हैं। ये सब आपको रिजर्वेशन मिलेंगे आपकी स्टेट काउंसलिंग के अंदर, ये सब रिजर्वेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सबका जो होगा आपका स्कोर, सब एक नॉर्मल स्टूडेंट होंगे, स्कोर के बेसिस पे आपका अलॉटमेंट होगा। ठीक है, अब और तो अंदर मूव करके देखते हैं फ्री एग्जिट के क्या रूल्स हैं। फ्री एग्जिट के रूल्स में कोई भी बदलाव नहीं है, लास्ट ईयर की तरह फ्री एग्जिट के रूल्स हैं इसके अंदर कि फर्स्ट राउंड के अंदर जो भी आपको सीट मिलेगी उस सीट के ऊपर आपके पास ऑप्शन है, उस सीट को ज्वाइन करना है परमानेंटली तो ज्वाइन कर लीजिए, अपग्रेड के लिए आगे जाना है, बेटरमेंट के लिए तो अपग्रेड के लिए चले जाइए, और उसको पूरी तरह से छोड़ देना है, फ्री एग्जिट लेके सेकंड राउंड में कैरी फॉरवर्ड कर लेना है विदाउट हैविंग पेनल्टी, तो वो भी आप ऑप्शन कर सकते हो। तो फर्स्ट राउंड की सीट चाहे आपको गवर्नमेंट के अंदर मिली हो चाहे आपको प्राइवेट के अंदर मिली हो, उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्री एग्जिट का ऑप्शन यूज कर सकते हो। आपको सीट पसंद नहीं आई तो आप सीट छोड़ के डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर हर बार नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, नहीं, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो वो पूरी काउंसलिंग तक आगे चलता रहेगा, हर बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, हर बार नई चॉइसेस डालने की जरूरत है। जैसे ही नेक्स्ट राउंड आता है तो आपकी प्रीवियस वाली जो चॉइसेस है वो डिसॉल्व हो जाती है, आपको दोबारा से नई चॉइसेस की एंट्री करनी पड़ती है। दैट रूल्स एग्जिस्ट इन ऑल द राउंड्स, इन राउंड 2, 3, 4। ठीक है, तो आपको हर राउंड में नई चॉइस एंट्री डालनी पड़ेगी, बट यू डोंट हैव टू डू द फ्रेश रजिस्ट्रेशन, या फ्रेश दोबारा से आपको पेमेंट डालने की आवश्यकता नहीं है अंटिल एंड अनलेस आपको पेनल्टी लगी हो। ठीक है, तो फ्री एग्जिट का रूल समझ लिया, केवल फर्स्ट से सेकंड राउंड के बीच में फ्री एग्जिट है, सेकंड से थर्ड के बीच में फ्री एग्जिट नहीं होता है, थर्ड से फोर्थ के बीच में फ्री एग्जिट नहीं होता है। फाइन, कमिंग टू द फॉरफीचर ऑफ द पेनल्टी अमाउंट। फाइन, सो फॉर द पहले रजिस्ट्रेशन का अमाउंट डिस्कस कर लेते हैं। 1000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन और 10,000 रुपीज का सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा फॉर द गवर्नमेंट यूआर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो 500 प्लस 5,500 रुपीज का पेमेंट करोगे इन केस ऑफ गवर्नमेंट काउंसलिंग, 11,000 और 5,500 कैटेगरी और जनरल वालों के लिए। इन केस ऑफ प्राइवेट मेडिकल काउंसलिंग, डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए सबके लिए एक ही पेमेंट लगना है, 2,05,000 वेदर द स्टूडेंट बिलोंग टू द रिजर्वेशन कैटेगरी और ही इज एनआरआई, ओसीआई और नॉर्मल इंडियन, सबके लिए एक ही पेमेंट लगना है 2,05,000। ये पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं? यू कैन मेक दिस पेमेंट, यू हैव टू मेक दिस पेमेंट ऑनलाइन। आप अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो या नेट बैंकिंग से कर सकते हो। एनईएफटी, आरटीजीएस वाली फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, जिस भी अकाउंट से आप अपना पेमेंट करोगे, वेदर यू आर डूइंग द पेमेंट फ्रॉम योर ओन अकाउंट, मम्मी अकाउंट, डैडी अकाउंट या एनी फ्रेंड अकाउंट, जिस भी अकाउंट से आप पेमेंट करोगे रिफंड उसी अकाउंट में ऑटोमेटिकली आएगा, किसी अदर अकाउंट में रिफंड नहीं आएगा। सो मेक श्योर अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपकी फैमिली में से ही अकाउंट नंबर हो जिससे आप पेमेंट करो, दैट विल बी वाइज। ठीक है, अभी किसी बच्चे को सेकंड राउंड के अंदर कोई भी सीट मिलती है, वेदर ही इज इन गवर्नमेंट और प्राइवेट, डीम में सीट मिली या ऑल इंडिया कोटा से मिली या एम्स मिला या जिपमर मिला या एमयू बीएचयू कुछ भी मिला, हमको सेकंड राउंड के अंदर वो सीट मिलती है और मुझे वो सीट नहीं ज्वाइन करना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक मौका और लूँ और बेटर सीट ले जाऊँ, आई शुड गो फॉर द मॉप अप राउंड टू गेट अ बेटर सीट, तो क्या कर सकते हैं? हाँ, हम थर्ड राउंड के अंदर जा सकते हैं और वहां पर जाके नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट ये जो मेरा सिक्योरिटी अमाउंट मैंने पे किया था गवर्नमेंट के लिए 10,000 और प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपए, इसका यहाँ पे फॉरफिट ये अमाउंट हो जाएगा, ये पैसा आपका एज ए पेनल्टी कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट राउंड में राउंड 3 के अंदर आपको दोबारा से अपना सिक्योरिटी अमाउंट भी इंटर करना पड़ेगा और काउंसलिंग फीस भी इंटर करना पड़ेगा। सो ये आपको देखना है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऐसे कॉलेज ही फिल करो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे कॉलेज अननेसेसरी फिल मत करिए जिसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, जिससे आपकी सीट मिस हो जाए और आपको अननेसेसरी पेनल्टी देनी पड़े। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा बोलता है नहीं आई वांट टू गो इन द मॉप अप राउंड और मैं पेनल्टी देने के लिए रेडी हूं, तो आप पेनल्टी देके मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब मॉप अप राउंड आपका फाइनल राउंड है, सारे एक्सपेरिमेंट खत्म, राउंड फर्स्ट में आपने ट्राई कर लिया, अच्छी सीट नहीं लगी तो राउंड 2 में आपने एक बार और ट्राई कर लिया और बेटरमेंट देख लिया, अगर आप सीट से सेटिस्फाइड हो तो यहाँ पे आपने सीट ले ली, अदरवाइज फिर आपने चलो पेनल्टी स्मार्ट काउंसलिंग करी, आपने पेनल्टी भी बचा ली अपनी,
और डायरेक्टली आप मॉपअप में चले गए तो दैट इज़ अ स्मार्ट काउंसलिंग। नहीं, आपने स्मार्ट काउंसलिंग नहीं करी, आपने पेनल्टी लगने दी और दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करके मॉपअप राउंड में चले गए। अब अगर मॉपअप राउंड में इफ़ यू आर गेटिंग एनी ऑफ द अलॉटमेंट इन अ गवर्नमेंट और अ प्राइवेट, ठीक है, मॉपअप राउंड में अगर आपको कोई अलॉटमेंट मिल गया तो फिर आपकी काउंसलिंग इज ओवर फॉर द ईयर 2023। अब आप नेक्स्ट राउंड के अंदर नहीं जा सकते हो, चाहे ये थर्ड राउंड में सीट आपको किसी स्टेट कोटा से मिली हो, चाहे एमसीसी से काउंसलिंग से मिली हो। जैसे ही आपको ये सीट मिलती है, आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं लेना है। अगर आप ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हो देन इट्स योर पर्सनल कॉल, यू आर टेकिंग द रिस्क ऑन योर काउंसलिंग। आपको वो काउंसलिंग से डिबार कर देगा। फोर्थ राउंड में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नए एप्लीकेशन होंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए होंगे जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। अगर वो देखेगा कि उसने आपको राउंड 3 में कोई सीट अलॉट कर दी थी और आपने वो सीट नहीं ज्वाइन करी और आप चाह रहे हो कि दोबारा से राउंड 4 में आके ट्राई करें, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो एक्सपेरिमेंट करने का मौका आपको राउंड नंबर 1 में है, राउंड नंबर 2 में है, और राउंड नंबर 3 इज द फाइनल राउंड वेयर यू हैव टू टेक द सीट एनी हाउ, यू कांट गो इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। राउंड नंबर 4 में आप नहीं जा सकते अगर आपके पास अलॉटमेंट आया है। इन केस अगर आपने मॉपअप राउंड में भी बहुत लिमिटेड चॉइसेस रखी कि मेरे चॉइसेस के अंदर मुझे सीट दे रहे हो तो दे दो, अगर नहीं दे पा रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी टू गो फॉर अ नेक्स्ट राउंड। उस कंडीशन में आप राउंड नंबर 4 के अंदर जा सकते हो विदाउट गेटिंग अलॉटमेंट। बट वंस यू हैव अ अलॉटमेंट इन योर हैंड देन यू कैन गो इन द स्टे राउंड। तो इट्स अ वेरी रिस्की कॉल फ्रेंड। डर लगता है कि फोर्थ राउंड में जाए सीट ना बचे मेरी, तो इसलिए समझदारी यही होगी कि एक मौका नहीं, दो मौका नहीं, थर्ड मौका मिल रहा हो, मॉपअप राउंड तक हमारी सीट हमारे हाथ में हो जानी चाहिए, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग के नियम के ऊपर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। क्या कोई बाउंडेशन होती है चॉइस फिलिंग करने के लिए? क्या 2, 4, 10, 20 सीटें डाल सकते हैं? नहीं, इन अ सेम चॉइस फिलिंग देयर इज नो लिमिटेशन एट ऑल। हम जितनी मर्जी चाहें उतनी चॉइस डाल सकते हैं, सारे चाहें तो सारे डाल सकते हैं। बीडीएस, एमबीबीएस सब क्लब कर सकते हैं। स्टेट कोटा की सीट, अगर डीयू के बच्चे हो आप या एसआईसी के बच्चे हो, उसकी सीट, डीम की सीट, गवर्नमेंट की सीट, एम्स की सीट, सब एक ही चॉइस फिलिंग में लगा के आप सेव कर सकते हो। बट ये तो एक लेमन स्ट्रेटजी हो गई। स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होती है? लॉजिकल चीज़ कि ये चॉइस फिलिंग का जो आपका अलॉटमेंट का जो सिस्टम होता है, आप जो हायरार्की से चॉइसेस सेट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सर्वर आएगा, पहला नंबर की चॉइस आपको देखेगा। अगर वो देखेगा कि आपकी रैंक पे एक भी सीट अवेलेबल है तो वहीं पे सीट अलॉटेड लिख देगा, नीचे वाली चॉइस को सेलेक्ट चेक ही नहीं करेगा। सेकंड नंबर चॉइस पे वो तभी आएगा जब उसकी पहली वाली सीट के ऊपर कोई भी अलॉटमेंट, कोई भी सीट वेकेंट नहीं है। सेम इसी तरह से थर्ड ऑप्शन को वो तभी चेक करेगा जब फर्स्ट और सेकंड में कोई भी सीट वेकेंट नहीं रह गई है आपकी रैंक पे। तो इस नियम से हमको क्या समझ में आता है? जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वो सबसे ऊपर होने चाहिए। तो जो हायरार्की है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो हमको ये क्वालिटी वाइज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको ऊपर के कॉलेजेस को सेलेक्ट करना रहता है। अगर आप चाह रहे हो कि ये कॉलेज मुझे मिल जाए फोर्थ नंबर वाला और आपने थर्ड नंबर वाला ऊपर लगा दिया, तो वो डैट इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ चॉइस फिलिंग, वो गलत तरीका है, ठीक है। अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि सपोज कर लो मैंने 2 राउंड गवर्नमेंट के किए, थर्ड राउंड में मैं चाहता हूँ कि मैं डीम यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाऊँ और गवर्नमेंट नहीं मिल रहा तो डीम को भी ट्राई कर लूँ, तो अब मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैसे चेक करूँ? तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है रीसेट रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन को आप रीसेट कर लोगे, दोबारा से नया आप रजिस्ट्रेशन करके डीम को सेलेक्ट करके न्यू बैलेंस का जो आपका अमाउंट होता है सिक्योरिटी का, जैसे 10,000 माइनस 2 लाख 190 बचा, ठीक है, उस हिसाब से वो आपसे पेमेंट लेके ऑनलाइन आपको नेक्स्ट राउंड में जाने को दे देगा। तो कोई खास चेंजेस नहीं है, बस एक ये राउंड नंबर 4 का काफ़ी अच्छा रेवोल्यूशनरी चेंज किया है एमसीसी के ने कि कॉलेजेस के हाथ से उसने काउंसलिंग लेके अपने ही हाथ में ले लिया और काफ़ी नीट एंड क्लीन प्रोसेस से ऑनलाइन सिस्टम से ये अलॉटमेंट होगा, वो काफ़ी फेयर अलॉटमेंट आ जाएगा। और जो कुछ डीम यूनिवर्सिटीज़ की जो सीट ब्लॉक हो जाती थी एनआरआई से, जो कि ना एनआरआई बच्चे ले पाते थे बिकॉज द फीस इज़ वेरी हाई, सम कॉलेजेस चार्जिंग $70,000 पर ईयर, सम आस्किंग फॉर 65,000, कोई $60,000 मांग रहा है, तो वो सिस्टम अब ख़त्म हो जाएगा। तो हो सकता हो इन मीन वाइल कुछ कॉलेजेस डिस्काउंट भी दे रहे, कुछ ऐसा भी ऑफर आ सकता है, लास्ट काफ़ी कॉलेजेस ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें राउंड 2 के बाद काफ़ी नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। जब से पैंडेमिक का टाइम गया है, काउंसलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है हर साल, इस बार भी नए काफ़ी चेंजेस आए। लेकिन एनी हाउ जैसे कॉमन काउंसलिंग हो रही थी, उसका मेन उद्देश्य ये था सीट ब्लॉकिंग ना हो और बाकी के जो
प्रैक्टिसेस होती हैं, गलत चीज़ें, वो सब ना हो। लेकिन जो इस बार के रूल्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया है एमसीसी ने, वो स्टूडेंट के ही फेवर में हर एंगल से है, और स्टूडेंट को एक अच्छे अलॉटमेंट मिलने की चांसेस बनेंगी, बिल्कुल डेफिनेटली के अंदर बनेगी। इस बार की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ने मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी ट्यूशन फीसेस बढ़ा दी हैं लास्ट ईयर 2022 के हिसाब से। अगर काउंसलिंग का नेचर, कॉलेजेस का नेचर देखें प्रैक्टिकली तो यही नेचर है। फीसेस में हमेशा इंक्रीमेंट आता है, कभी एकदम से आ जाता है, कभी धीमे धीमे आता है, लेकिन इंक्रीमेंट आता है। आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि ट्यूशन फीस नीचे जाए। दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी अर्निंग नीचे आए, हर आदमी चाहेगा उसकी अर्निंग ऊपर जाए। फाइन। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। तो कल से अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर सकते हैं ऑनलाइन। और जैसे भी जिस बच्चे को डीम में रजिस्ट्रेशन कराना है वो डीम में कराए, जिसको गवर्नमेंट में कराना है वो गवर्नमेंट में कराए, जिसको दोनों कराना है वो दोनों कराए। कोई बच्चा सोच रहा है कि मुझे पहले स्टेट कोटा देख लेता हूँ फिर भी इधर देखूँ, तो आप राउंड 2 में कराना चाहते हो तो राउंड 2 में कराओ। ऐसा नहीं है कि अगर आप एमसीसी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो आप अपने स्टेट कोटा में डायरेक्टली नहीं करा सकते हो। इट इज़ टोटली अप टू यू। अगर आपको स्टेट कोटा में डायरेक्टली जाना है तो आप डायरेक्टली स्टेट कोटा में जाइए। अगर आपको एमसीसी और स्टेट कोटा दोनों करने तो आप दोनों करिए। अगर आपको सिर्फ एमसीसी करना है तो आप एमसीसी की काउंसलिंग कर सकते हो। इट्स टोटली योर कॉल। इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। काफ़ी लोग उसकी मिसगाइड भी करते हैं स्टूडेंट्स को, अगर उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है फ्रेंड। तो इस बार के भी कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ सीटें बढ़ी हैं, उसके बाद भी ये है कि राउंड नंबर अगर हम देखते हैं कि इस बार टोटल क्या कट ऑफ जा सकता है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर हम यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो अप टू 608 नंबर तक, मैक्सिमम 607 नंबर तक लास्ट सीट मिलने की उम्मीद रहेगी। और सेम क्लॉज आपका चलेगा ओबीसी के अंदर भी, 607 से 608 नंबर पे लास्ट सीट मिलने की उम्मीद रहेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इट कैन गो अप टू 606 टू 607, एक नंबर का ही फ़र्क आ रहा है, कोई ख़ास फ़र्क यहाँ पे नहीं आ रहा है। और अगर हम इसकी बात करते हैं एससी कैटेगरी की तो नियर अबाउट आपको वही 490 प्लस पे सीट मिलने की चांसेस आपको बनेगी, उसके नीचे सीटें मिलने की चांसेस नहीं बनेंगी। और ये भी कट ऑफ जो हम बता रहे हैं आपको लास्ट राउंड का कट ऑफ बता रहे हैं। फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है वो यूआर का ओबीसी का कट ऑफ नियर अबाउट 610 के ऊपर ही चलना चाहिए, 611 के आसपास फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग आनी चाहिए फ्रेंड, ठीक है। और ज़्यादातर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में काफ़ी वेरिएशंस आए हैं, फीसेस बढ़ी हैं, तो जिससे कि कट ऑफ गिरेंगे, तो उसका भी आप बेनिफिट देख सकते हो और उसका उस चॉइस फिलिंग में। और एनआरआई कैटेगरी में जो सीट्स हैं, अगर काफ़ी कॉलेज उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर आपका स्कोर कम है, अच्छे ब्रांड में जाना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें आप देख सकते हो। ये नई पॉलिसी आने के बाद अब कॉलेजेस और भी ज़्यादा चेंजेस करेंगे होपफुली। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम एडुएसएस फॉर योर नीट यूजी काउंसलिंग। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही, चीज़ें नहीं समझ में आई, तो आप एडुएसएस की वेबसाइट पे जाके विजिट करो। वहाँ पे इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेज की डिटेल्स, उनके कट ऑफ, इनके पिछले 3-4 साल के कट ऑफ, उनकी फीसेस, सब कुछ समरी वहाँ पे अपलोडेड है। वहाँ से देख के प्रिपरेशन कर लीजिए। अदरवाइज यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो फॉर द मेंटरिंग ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग। एडुएसएस ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब से नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है तब से आपको इस यूट्यूब चैनल पे काफ़ी बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के सारे, ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स के सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे काउंसलिंग सर्विसेज लेके अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर भी पढ़ाई कर रहे हैं फ्रेंड्स। और जैसे भी कोई अपडेट्स आते रहेंगे। इन मीनवाइल गवर्नमेंट ने ये भी क्लियर कर दिया कि 25 तारीख तक सारे स्टेट अपने फॉर्म निकाल देंगे, नोटिफिकेशंस आना शुरू हो गए न्यूज़पेपर में डिफरेंट। तो इसी के बीच में काफ़ी यहाँ पे एक्टिव रहना है इस हफ्ते के अंदर। कि कल से एमसीसी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साथ में आपका स्टेट का भी फॉर्म पीछे आ रहा है, तो इधर भी आपको चॉइस फिलिंग बनानी है। बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, चॉइस फिलिंग इधर लगाते रहिए, साथ में अपनी रजिस्ट्रेशन स्टेट की भी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करिए। स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ पे भी चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। दोनों में बैलेंस कैसा करना रहता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया भी डाल दिया, स्टेट भी डाल दिए, एक सीट मिल रही है, कौन सी ज्वाइन करें, जो बेटर सीट लग रही है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऑल इंडिया से ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ तो ऑल इंडिया में आगे बढ़ जाइए। अगर आपको लगता है कि मेरे स्टेट से मुझे ज़्यादा पोटेंशियल है, स्टेट से बेटर सीट मिल सकती है, तो स्टेट में आगे बढ़ जाइए। एक प्लेटफॉर्म चुन लीजिए, बिकॉज अपग्रेडेशन जो आप करोगे तो ऑल इंडिया का अपग्रेडेशन ऑल इंडिया के अंदर होगा, स्टेट का अपग्रेडेशन स्टेट के अंदर होगा, दोनों की क्लबिंग नहीं हो सकती है। तो आगे राउंड 2 से कहाँ से बढ़ना है, फर्स्ट राउंड तो दोनों कर सकते हो, लेकिन राउंड 2 में कहाँ पर बढ़ना है ये टोटली स्टूडेंट के ऊपर है कि आप किस रूट पर आगे बढ़ना चाहते हो, स्टेट में बढ़ना चाहते हो या ऑल इंडिया के अंदर बढ़ना चाहते हो फ्रेंड। So this is all for today friends. Thank you so much for watching us. All the very best for your NEET counseling activities and thank you so much.